Hi everyone, this is Shuchi Verma, selected Central Excise Inspector in Central Board of Indirect Taxes and Customs in Mumbai through SSC CGL 2018 exam. My videos are dedicated to all the SSC aspirants who are preparing for SSC exams, be it SSC CGL, SSC CHSL or any SSC exam. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस जो कि एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इंग्लिश एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. वी ऑल नो दैट इन एसएससी सीजीएल इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज इंग्लिश पूरे 700 मार्क्स में से 250 मार्क्स की पूछी जाती है. टीयर 1 में 50 मार्क्स की, टीयर 2 में 200 मार्क्स की. और अगर आप टीयर 3 में इंग्लिश में ऐसे और लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ऐसे भी राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी. सो ओवरऑल इंग्लिश हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स, इसलिए हम इंग्लिश के बारे में पहले बात करेंगे. सो जब इंग्लिश की बात करें तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले उसके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना. इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बैठ जाएंगे या डायरेक्टली ऑनलाइन मॉक देने लग जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा. फिर क्या होगा कि आप या तो आप गलती कर करके फिर अल्टीमेटली आपको वही काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी बैक टू स्क्वायर वन. आपको शुरू से कॉन्सेप्ट से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी. और या तो फिर ये होगा कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खो देंगे क्योंकि जब मार्क्स नहीं आते या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ती तो अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर यही होता है कि उस सब्जेक्ट को फिर पढ़ने का मन नहीं करता है. हियर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इंग्लिश. तो सबसे पहले इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कहाँ से किए जाएं, उसके लिए आई विल बी रिकमेंडिंग यू अ फ्यू बुक्स दैट आई परचेज्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट आई फाउंड वेरी यूजफुल ड्यूरिंग माई टाइम वॉज मिरर ऑफ कॉमन एरर्स. मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक जो है हालांकि पढ़ के लगता है इसमें सिर्फ एरर की बात की गई है. नो एरर जो सेक्शन होता है एसएससी के एग्जाम्स में सिर्फ उसकी बात की गई है, पर ऐसा नहीं है. इसमें पहले चैप्टर को समझाया है, चैप्टर को बायलिंगुअल तरीके से समझाया है. तो जब बायलिंगुअल तरीके से हमने चैप्टर को समझ लिया फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को लगाना है और उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन दिए हैं यानी आंसर की दी है और साथ ही में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. एक्सप्लेनेशन भी बायलिंगुअल है तो एक्सप्लेनेशन से ये होगा कि हमारा लॉजिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर लॉजिक यूज़ हुआ है तो वो क्यों यूज़ हुआ है. that is all about this particular book. And another book that I took was Plinth to Paramount and KD Campus by Neetu Singh. इन बुक्स से ये फ़ायदा था कि ये बुक्स एसएससी पे फोकस करती हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स पे फोकस करती हैं. तो इन बुक्स में भी वही चीज़ की गई है कि अलग अलग सारे चैप्टर्स को समझाया गया है. फिर चैप्टर्स के साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन की आंसर की दी गई है, आंसर की फिर वो सॉल्यूशन क्यों आया, कैसे आया, क्या लॉजिक यूज़ हुआ, उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है. ये हो गई बुक्स की बात. जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक तरफ से क्लियर हो जाएं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो वी विल टॉक अबाउट कि हाउ यू हैव टू डू अ बुक. एक बुक को आपको ख़त्म कैसे करना है. जब हम बुक्स पढ़ने पे आते हैं देन वी फील लाइक कि चलो ये भी बुक ख़रीद लेते हैं, वो भी बुक ख़रीद लेते हैं, ये भी बुक ख़रीद लेते हैं. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बुक्स का बंडल अपने टेबल पे ज़्यादा नहीं रखना है. यू टेक ओनली इम्पॉर्टेंट बुक्स. आप बेस्ट बुक लीजिए, एक ही बुक लीजिए बस, दैट शुड बी द बेस्ट वन. तो बेस्ट बुक कौन होती है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि कोई ऐसी बुक नहीं है जो एब्सोल्युटली बहुत अच्छी है या एब्सोल्युटली ख़राब है. everything, be it online mock or book or course or coaching, everything has its pros and cons. तो कुछ उसमें बुक में अच्छा होता है, कुछ नहीं होता है. नहीं होता है इन द सेंस कि कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो किसी बुक में मिसिंग हो. कोई भी बुक एकदम कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होती है. तो उसी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक बुक और ले सकते हैं. जैसे कि आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले करके बैठ गए
उसमें अगर कुछ मिसिंग है तो आप दूसरी कोई इंग्लिश की बुक लेके बैठ गए। तो आपको पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक टाइम में एक बुक पर फोकस करें, एक बुक जब फिनिश हो जाए तब दूसरी बुक को उठाएं। और जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आपने इस बुक से प्रोनाउन पढ़ा, फिर ठीक है हमने दूसरी बुक से प्रोनाउन पढ़ा, तीसरी एक बुक से प्रोनाउन पढ़ा। यू हैव टू स्टिक टू वन चैप्टर, वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें प्रोनाउन पढ़ना है तो हम सभी बुक्स में से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। वॉट आई यूज टू डू, आई मेड अनदर रजिस्टर जिसमें डिफरेंट बुक से जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोनाउन के बारे में डिफरेंट बुक से जो कुछ भी पढ़ा है उन सब के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने उस अलग रजिस्टर में नोट डाउन करके रखा। आई डिड दिस व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, कि हमने अगर 3 बुक्स ले रखी हैं तो तीनों बुक्स में से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट हमें लग रहा है, जो भी लॉजिक या जो भी कॉन्सेप्ट जो हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, जिसे हमें बार बार देखने की ज़रूरत है, एक तो ये एक तरीका है करने का कि उसी वक्त उस पर्टिकुलर पॉइंट को जिसे आप भूल रहे हो या जो इम्पॉर्टेंट हो या एसएससी बार बार उस पर फोकस करती है, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप वहीं पर उसे पेंसिल से टिक कर दीजिए या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। और वॉट यू कैन डू इज़, अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है, इफ़ यू आर रेडी टू डू अ लिटिल मोर हार्ड वर्क, तो एक दूसरे रजिस्टर में उस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अलग से सेट होगा एक दूसरे रजिस्टर का, जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम तक भी रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन करते वक्त ये होगा कि वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप रिवाइज करोगे। रिवीजन एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में आपको पूरा एक बंडल लेकर के नहीं बैठना है कि ये पूरा बंडल है और इसे आप रिवाइज करना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, नहीं। बस वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने कहीं हाईलाइट करके रखे हैं या टिक लगा कर रखे हैं या एक सेपरेट रजिस्टर में नोट डाउन करके रखे हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके वीक पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि वो पॉइंट्स, वो कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक आप भूल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए मुश्किल लगती हो वो हमारे लिए मुश्किल हो, या जो हमें मुश्किल लगती हो आपके लिए मुश्किल हो। तो दिस में डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक दूसरे के नोट्स कॉपी करने के बजाय ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि आपके नोट्स आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता है। तो जो आपको नहीं आता है उसे आप अलग नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी एसएससी की इंग्लिश की बात करें तो हमें पता है कि इंग्लिश प्योरली प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है। हालांकि 90% पेपर प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड होता है, 90% पेपर रिपीट होता है, लेकिन 10% पेपर कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है इंग्लिश में। हर साल 10% कुछ नया आ जाता है, कोई ना कोई नई वोकैबलरी आ जाती है या कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रामर में कॉन्सेप्ट आ जाता है, कुछ ऐसा नया इंट्रोड्यूस हो जाता है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप धीरे धीरे करके इतना पढ़ चुके होते हो कि आप वो भी कवर कर ले जाओगे, एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए भी सही आंसर को टिक कर जाओगे। ये बुक्स की बात हो गई। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आइए। प्रीवियस ईयर पेपर आप 2 बुक्स कंसीडर कर सकते हैं। एक एमबी पब्लिकेशन जिसके 2 वॉल्यूम्स होंगे, 2 सेट्स होंगे, उन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और दूसरा किरण पब्लिकेशन। ओके, तो एमबी पब्लिकेशन में तो शुरू से लेके एसएससी ने जब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो एमबी पब्लिकेशन ने शुरू से कवर किया है प्रीवियस ईयर पेपर को अप टिल इस वक्त 2019 तक का सीजीएल जैसे हो चुका है, या 2019 तक के सीएचएसएल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो अब अपडेटेड बुक में वहाँ तक का डेटा अपडेटेड होगा। तो यू मे परचेज द न्यूएस्ट बुक इन द मार्केट, जहाँ अपडेटेड आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। और किरण पब्लिकेशन के साथ भी यही है, किरण पब्लिकेशन लेकर के बैठेंगे तो मे बी 2010 से आपको मिले, तो 2010 से लेके पूरा 2019 तक प्रीवियस ईयर आपको सही से करना है। वाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन प्रीवियस ईयर पेपर अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज़ द की ऑफ क्रैकिंग एसएससी एग्ज़ाम। प्रीवियस ईयर पे एसएससी कहीं ना कहीं उसी से स्टिक रहता है, हालांकि थोड़ा थोड़ा नया इंट्रोड्यूस करता है। अचानक से बिल्कुल नया पेपर आ जाए ऐसा वो नहीं करता। इंग्लिश में तो अभी तक नहीं देखा गया है कि अचानक से कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया हो। प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो या सीख सकते हो। एक तरीका है कि आपके पास जो ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर है उसे आप इमेजिन करो जैसे ये रियल क्वेश्चन पेपर है, और एक टाइमर सेट करो। आप अपनी वॉच में या अपने स्मार्टफोन में टाइमर सेट करो। टियर 1 है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का, टियर 2 है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का।
तो जो जैसे कि टियर 2 का पेपर टोटल 2 घंटे का आता है, तो आप उससे पहले पेपर फिनिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आदत जब आज ही से पड़ जाएगी तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम के टाइम भी इसे यही आदत रहेगी और आप पेपर थोड़ा जल्दी फिनिश कर पाओगे। बचे हुए टाइम से आप रिवीजन कर सकते हो, या जो भी आपने क्वेश्चन स्किप किए हैं उसे जा कर के वापस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर को करने के पहला तरीका हमने बताया कि आप उसे ऑनलाइन मॉक की तरह, जैसे कि आपके पास रियल एग्ज़ाम पेपर आया हो और आपको उसे अटेम्प्ट करना है टाइम लिमिट में, ये करने का तरीका है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में एक देखोगे और एक टाइम लिमिट में उसे सॉल्व करोगे, तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी धीरे धीरे करके स्पीड आएगी, क्योंकि आप फिर पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, हर चीज़ को थोड़ा जल्दी जल्दी सोच के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आपने उसके आंसर्स मार्क करके रखे हैं या एक अलग रजिस्टर में नोट करके रखे हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब आप देखोगे कि आप इवैल्यूएट करोगे अपने मार्क्स को, आप देखोगे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या चीज़ें सही की हैं, तो आपको इंग्लिश के पूरे पेपर में ये पता चल जाएगा कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपका होल्ड है, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब एग्ज़ाम होगा, रियल एग्ज़ाम, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को जिस पे आपका अच्छा होल्ड है उसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। पहले अटेम्प्ट करने से ये हो जाएगा कि चलिए ये इतने मार्क्स मैंने अपने लिए स्कोर कर लिए, बाकी बचा हुआ टाइम हम बाकी सेक्शन को दे सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं। साथ ही में आपको अपने वीक एरियाज भी पता चल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस हमारे क्लोज टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, तो हमें ये पता लग गया था कि क्लोज टेस्ट ऐसी चीज़ है जो जल्दी हमसे गलत हो जाती है। या PQRS कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कई तो काफ़ी ईजी होते हैं, पर कुछ ऐसे PQRS होते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो ये पता लग गया कि PQRS में हाँ इस टाइप के क्वेश्चन है या इस टाइप का एक सेक्शन है जिसे हमें सही से समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। इंग्लिश के पेपर में जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी ना कि हाँ ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये एरिया हमारा वीक है, तो आपको पेपर को अप्रोच करना इजी हो जाएगा। जो आपका एरिया स्ट्रॉन्ग होगा उसे आप पेपर में जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, जो पार्ट आपका थोड़ा वीक होगा उस पर आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। ये पहला तरीका हो गया प्रीवियस ईयर पेपर लगाते वक्त फॉलो करने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे आप बुक पढ़ते हैं, नॉर्मल एक सॉल्व पेपर लेकर के बैठे, क्वेश्चन पेपर है, साथ में उसके आंसर्स भी हैं, तो आंसर्स मिला करके एक बुक की तरह पढ़ सकते हैं। जब एक बुक की तरह पढ़ रहे हैं तो वही तरीका है कि आपको जो क्वेश्चन या जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लग रहा हो इम्पॉर्टेंट है और भूल रहे हैं हम, उसे वहीं पर हाईलाइट करके या अलग नोट डाउन करके रखें। इस तरह से आप एक तरफ से सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालें। जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं तो ऐसा नहीं है कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमटीएस के पेपर नहीं लगाएंगे, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीजीएल के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ ये है कि एमटीएस का पेपर थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है, सीजीएल का थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, पर कॉन्सेप्ट तो वही है, एडजेक्टिव वही है, नाउन वही है। तो आप जितने ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस लगाओगे, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग पेपर से, अलग अलग एग्ज़ाम से, एसएससी के ही डिफरेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है उसके सारे पेपर, और साथ ही में व्हाट आई डिड इन माय टाइम कि हमने सीडीएस यूपीएससी सीडीएस जो पेपर कराती है उससे भी इंग्लिश का सेक्शन हमने सॉल्व किया, यूपीएससी सीएपीएफ से भी इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व किया। इससे इंग्लिश के और ज़्यादा वैरायटी में क्वेश्चंस करने का मौका मिला। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और जितनी ज़्यादा वैरायटी आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपका उस सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़ेगा। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर को करने का तरीका। जब आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जब आपको ये समझ में आ गया कि एसएससी कैसा क्वेश्चन पेपर बनाती है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लिया, तब आप ऑनलाइन मॉक पे आ सकते हैं। ऑनलाइन मॉक आप अपने चॉइस का चूज़ कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन मॉक की अलग से वीडियो बनाएंगे तब वहाँ हम बात करेंगे कि वो कौन से सारे ऑनलाइन मॉक थे जो हमने यूज़ किए और उनसे हमें क्या एक्सपीरियंस मिला, कौन से ऑनलाइन मॉक हमें ठीक लगे, कौन से नहीं।
फ़िलहाल आप ऑनलाइन मॉक पे जब आएँगे इंग्लिश का पेपर करने पे, तो एक तो चीज़ ये है कि आप समय से थोड़ा पहले पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि जो थोड़ा-सा टाइम बच गया है, उसमें जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू पे लगाया है या फिर जो क्वेश्चंस आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जैसे पीक्यूआरएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, उनको वापस जा कर के रिवाइज़ करने का मौका मिल जाता है। ऑनलाइन मॉक में ये हो गया। फिर ऑनलाइन मॉक पे जब आप आएँ तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप कितने ज़्यादा वीक हो उस सब्जेक्ट पे। जैसे कि हमें अपने टाइम पे ऑनलाइन मॉक हम इंग्लिश का हफ्ते में 1 ही देते थे, क्योंकि हमारा मैथ्स थोड़ा ज़्यादा वीक था, तो हम मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते थे। मैथ्स का डेली ऑनलाइन मॉक देते थे और इंग्लिश का हफ्ते में 1 ही देने से हमारा काम चल जाता था। एंड आई यूज़ टू स्कोर गुड इन दैट। तो हमें पता था कि हमें कितना करने की ज़रूरत है। यू मस्ट इवैल्यूएट इट फॉर योरसेल्फ कि आपको कितने ऑनलाइन मॉक देने की ज़रूरत है। एक से काम चल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वीक लगता है इंग्लिश या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप पर डे उसे फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इन सब के साथ एक और चीज़ हमने बताई थी इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, वो था न्यूज़पेपर रीडिंग। आई यूज्ड द हिंदू न्यूज़पेपर। आप अपनी चॉइस का यू कैन चूज़ एनी न्यूज़पेपर विच एवर यू लाइक, लेकिन इंग्लिश रीडिंग अच्छी हो जाती है न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? नंबर 1 तो आपको पैसेज जो आता है, जैसे कि टियर 2 में 5-6 पैसेजेस आ जाते हैं, तो आपको पैसेज को सॉल्व करने का ज़्यादा अच्छा स्किल हो जाता है जब आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस कर रखी हो। आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है, आपको लेंथी आर्टिकल्स पढ़ने की आदत पड़ती है, तो जब लेंथी पैसेजेस आते हैं तो आप उन पैसेजेस को देख के डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, एक ही बार में पढ़ करके उसे समझ लेते हो। रीडिंग करने का टियर 3 के पेपर में भी बहुत फ़ायदा मिलता है, वो जब हम टियर 3 की बात करेंगे तब बताएंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको पीक्यूआरएस में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आपको स्टोरी लाइन में या फिर उस पर्टिकुलर पूरी जो आर्टिकल है उसमें आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगा, कौन बात पहले की जा सकती है, कौन बात बाद में की जा सकती है। इस चीज़ की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू। और आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी। क्लोज टेस्ट जब पूछा जाता है तो वो ग्रामर के किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है, वो किसी वोकैबलरी से पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्मल इज़एमआर जैसे भी क्लोज टेस्ट आ जाते हैं। तो क्लोज टेस्ट में भी हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी वोकैबलरी आपने पूरी सागर जैसी रट के रखी हो। कई बार सेंस ऑटोमेटिक आता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ फिट बैठ रहा है, या ये पर्टिकुलर ग्रामर यहाँ ठीक बैठ रही है। ये सेंस आने के लिए, डेवलप करने के लिए, अगर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस है, अगर आप न्यूज़पेपर काफ़ी समय से रीड कर रहे हो लगातार, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हमने 2017 का सीजल का जब प्रिपरेशन शुरू किया था, तब द हिंदू न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया था। आई हैव बिन रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिली इंग्लिश के पेपर में। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की बात कर ली हमने। पर रीडिंग के बाद हम बात करें तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी कोचिंग प्रोवाइड करती हैं, जैसे हमने ऑलिव बोर्ड की, केडी कैंपस की, अड्डा 247 की, ये सारी एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी थी। क्या होता है कि ये एप्लीकेशन आपको छोटे छोटे मॉक देती है, जैसे 10 क्वेश्चन का सेट हो गया, 20 क्वेश्चंस का सेट हो गया, इस तरह से छोटे छोटे मॉक देती है। छोटे छोटे मॉक का ये फ़ायदा है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो या कभी आप फ्री हो, ब्रेक टाइम है, तो फ़ोन तो आप चलाते ही हो, तो 10 क्वेश्चंस आपने आराम से अटेम्प्ट कर लिए और उनका एक्सप्लेनेशन देख लिया। इस तरीके से आप छोटे छोटे जो ब्रेक्स ले रहे हो या आपका जो एक फ्री टाइम है उसमें भी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप छोटे छोटे मॉक फ़ोन के पे एप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं वोकैबलरी की। वोकैबलरी में एसएससी सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इवन स्पेलिंग भी पूछता है। तो जब वोकैबलरी की बात करें, हाउ यू कैन प्रिपेयर वोकैबलरी, लेट मी रिकमेंड वन बुक टू यू पीपल। ब्लैक बुक आती है बाय निखिल गुप्ता। उन्होंने वोकैबलरी जितनी भी आ रखी हैं, एसएससी ने पूछ रखी हैं इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स, वो सारी कंपाइल की हैं। बिकॉज दिस बुक विल हेल्प यू। वोकैबलरी को पढ़ने का एक और तरीका है, देखिए
जैसे ईडियम फ्रेजेस हैं, तो ईडियम फ्रेजेस आपको हमेशा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसएससी अपने पेपर में 1-2 ईडियम फ्रेज ऐसे कोई नए इंट्रोड्यूस कर देता है जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बोले कि अ फिश आउट ऑफ वाटर, so what will happen when you take a fish out of water? Of course it will be a troublesome situation for that fish. तो आप उसका लिटरल मीनिंग, जो भी पर्टिकुलर इडियम फ्रेज पूछा गया है उसका लिटरल मीनिंग सोच करके देखो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके सोच के देखो, और फिर जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD, उसमें से आप उस सिचुएशन से मैच करने की कोशिश करो कि कौन सी सिचुएशन है जो इस पर्टिकुलर ईडियम पे फिट बैठ रही है। आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा। तो ईडियम फ्रेजेस आपको समझ के चलने हैं, और एक तो अगर एसएससी कोई नए भी इंट्रोड्यूस कर देती है तो वो भी आप अच्छे से कवर कर लोगे अगर आप समझ के चल रहे हो। वोकैबलरी के लिए अगेन यू कैन डू दिस थिंग कि आप जब बुक कर रहे हो तो आपको जो वोकैब लग रही है कि मुश्किल है या भूल रहे हो, उसको हाईलाइट करके रखिए या फिर अपने एक अलग रजिस्टर में नोट करके रखिए। इवन हमने जब ऑनलाइन मॉक अटेम्प्ट किए डिफरेंट कोचिंग के, तो उससे भी जो वोकैबलरी गलत हो जाती थी उसको भी एक अलग रजिस्टर में नोट करके रखते थे। ऑनलाइन मॉक में एक और चीज़ हम करते थे, व्हाट यू कैन ऑल्सो फॉलो, कि जब भी हम किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन मॉक देते थे, आई हैड मेड अ स्मॉल डायरी, और उस डायरी में आई यूज़ टू नोट डाउन कि ये पर्टिकुलर कोचिंग है और ये डेट है, और हमारे इंग्लिश में हमने अटेम्प्ट इतना किया, इसमें मार्क्स इतने आए, हमने सही कितने किए क्वेश्चंस और कितने गलत किए, ये रिकॉर्ड हमने रखा। 2017 से जब से हमने प्रिपरेशन शुरू की तब से ये रिकॉर्ड रखना शुरू किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें अपनी ग्रोथ का पता लगा। जब धीरे धीरे करके कभी भी फ्री टाइम में या संडेज़ को आई यूज़ टू लुक बैक कि हाँ, उस डायरी में पहले हमारे कितने मार्क्स आते थे, पहले हम कितनी गलतियाँ करते थे, और अब देख रहे हैं कि हमसे गलतियाँ जो हम रॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं उनकी कमी आने लगी है। इससे हमें अपनी ग्रोथ का पता लगता है। और अगर आप ट्रेस करते हो कि आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं पहले के टाइम में, तो फिर यू मस्ट स्टॉप एंड रीथिंक कि आप क्या गलत कर रहे हो। इस तरीके से रिकॉर्ड रख के यू विल नो योर प्रोग्रेस। आई यूज़ टू डू दिस, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस थिंग। तो हम बात कर रहे थे वोकैबलरी की, तो वोकैबलरी को आपको सही से समझने की ज़रूरत है, और एसएससी की वोकैबलरी मोस्टली प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होती है। तो प्रीवियस ईयर की वोकैबलरी आप अच्छे से कवर कर लोगे तो अल्टीमेटली आपका वोकैब का सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ जो हमने लोगों से सुनी है, कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश की वोकैबलरी के लिए आप पूरा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके बैठ जाएँ और पूरी डिक्शनरी अच्छे से रट डालें। ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल सागर जैसी पढ़ाई आपको नहीं करनी है, आपको इंटेलिजेंट पढ़ाई करनी है। बजाय कि पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप लेकर के बैठ जाएं और पूरी डिक्शनरी ख़त्म करें, जो कि कम समय में एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी बात है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एसएससी के ही पूछे गए प्रीवियस वोकैबलरी पे ध्यान देंगे तो आपको वहीं से 80% वोकैबलरी कवर हो जाएंगी। और मुश्किल से जो 10% 20% जो नई वोकैबलरी इंट्रोड्यूस करती भी है एसएससी, तो अगर कोई ऐसा बहुत ही टिपिकल वर्ड आ गया, ऐसा कोई बड़ा मुश्किल से स्पेलिंग आ गई, तो वो आप ही के लिए नहीं, फिर वो सारे कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल होती है। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको 50-50 जैसे चांस लगते हैं कि हाँ ये शायद ये ए आंसर है या बी आंसर है। 50% चांसेस हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 0.25 है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मार्क्स गलत भी हुआ तो आपके कम ही मार्क्स कटेंगे, और सही हो गया तो वेल एंड गुड। और जो चीज़ आपके लिए मुश्किल है फिर वो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ हमें काफ़ी अजीब लगती है कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा डिक्शनरी रट लो वोकैबलरी के लिए। इतना करने की ज़रूरत नहीं होती वोकैबलरी के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात विच आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, कि इंग्लिश में एक चीज़ होती है जैसे कि मैथमेटिक्स है, जैसे a+b का होल स्क्वायर ऑलवेज गिव्स a² + b² + 2ab। दिस थिंग इज़ फिक्स्ड। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें कोई चीज़ एकदम एब्सोल्यूट जैसी नहीं होती। इंग्लिश कोई साइंस नहीं है कि इसका यही इनपुट होगा तो यही आउटपुट होगा, ये एक्शन होगा तो यही रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ अपने आप ग्रो की है, अपने आप मॉडिफाई की है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी इंग्लिश को पढ़ते वक्त,
तब आप कहोगे कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, इस बुक में तो हमने ऐसा पढ़ा था और इस बुक में या पर्टिकुलर सर ने हमें ये चीज़ अलग से पढ़ाई है, मतलब ये पर्टिकुलर रूल हमें अलग सा दिख रहा है। और फिर आपको जब ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं तो आपका अपने आप मन पिछड़ता है उस सब्जेक्ट से। इंग्लिश को ऐसे नहीं लेकर के चलना है कि ये पर्टिकुलर रूल है तो यही एब्सोल्यूट रूल है। एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती इंग्लिश के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि एक वर्ड है बिटवीन। बिटवीन एक ऐसा प्रिपोजिशन है जो जब दो सब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स की बात हो रही होती है तब बिटवीन यूज़ होता है। और हमने हमेशा से बचपन से ये पढ़ा है कि दो जब एलिमेंट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं तो बिटवीन यूज़ करेंगे, और जब दो से ज़्यादा है तो अमंग का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिटवीन जो है ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या सब्जेक्ट्स मौजूद हों तब भी यूज़ हो सकता है। जब उनके बीच की गई बात सेम है उन सब लोगों के लिए, जब उसका भाव सेम है सभी लोगों के लिए, तो आप अमंग की जगह बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो। एक कंट्रडिक्शन दिख जाता है, जैसे बिटवीन को लेकर के हमने देखा। इसी तरीके से बहुत से ऐसे कंट्रडिक्शन दिख जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं सामने कि कहीं पे कुछ लिखा होता है कि आपको ऐसा करना है। कई बार एक्टिव पैसिव में आता है कि आपको जैसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाय के बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, लिखना है या नहीं लिखना है, सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई साइंस नहीं है जिसका एक एब्सोल्यूट रिजल्ट ही होगा। वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखना होगा, पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लॉजिक क्यों यूज़ हुआ है। और इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी समझ को डेवलप करने के लिए आई रिकमेंडेड न्यूज़पेपर रीडिंग टू यू पीपल, सो डैट न्यूज़पेपर के थ्रू आप जो लेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश यूज़ हो रही है, जिस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके के प्रिपोजिशन यूज़ हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न टाइम में, आपको उसकी नॉलेज हो जाती है। फिर आपको ऑटोमेटिकली कोई भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को एक रूल की तरह नहीं रटना होगा, बल्कि आपको एक फ्रेंडली वे में वो एक लैंग्वेज की तरह समझ में आने लगेगी, और उसको समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आपको मे बी अभी हो रही हो। तो आई होप आई हैव टॉक्ड मच ऑन दिस टॉपिक कि आप इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए बुक्स बहुत हैं, ऑनलाइन मॉक भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका क्या है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए बेसिक सी चीज़ हमने बताई कि कोई भी चीज़ एकदम एब्सोल्यूट मान करके ना चलें, बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, उसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप लॉजिक के करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा वो लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होगी। लैंग्वेज अच्छी होगी, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे होंगे, आपके रैंक अच्छी होगी, आपको अपनी पसंद की पोस्ट मिलेगी। दिस थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एसएससी की में इंग्लिश का क्या रोल होता है और इंग्लिश के बारे में जितनी भी बातें आई कुड कवर, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो आई विल कवर इन सम अनदर वीडियो। यू मे स्टे कनेक्टेड विद मी टिल देन, बाय बाय।